त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2025-26 कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर 75 नंबर का पेपर आपकी कॉपी में मिलेंगे आपको नंबर। क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी लाइव क्लास आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुकी है। टाइम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना हो रहा है। आप सभी का स्वागत है। 2 सितंबर को 100% आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं इस वीडियो से आपके होगी नंबरों की बारिश। प्रश्न बैंक का जो कुछ सॉल्यूशन बचा था संपूर्ण लेकर आया हूँ। साथ में 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन भी आपको बताए जाएंगे। आंसर उनके कहाँ मिलेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सामाजिक विज्ञान के पेपर में पूरा पेपर हल करके आना है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। बहुत सारे मैंने क्वेश्चन आपको हल करवा दिए थे, कुछ ही क्वेश्चन आपके बचे हैं तो उनको अभी हम हल कर लेते हैं फटाफट। उससे पहले सभी स्टूडेंट्स एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और सभी को बता दें कि सुबह की जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। सुबह के पेपर में सुबह जो पेपर में आने वाले जो क्वेश्चन है ये पूरे आपके छपेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहले से। ये जो लोकतांत्रिक राजनीति सत्ता की साझेदारी है ये मैं आपको पूरे आंसर इसको लिखकर टेलीग्राम पर देने वाला हूँ। लेकिन हमारा जो छोटा सा एक पार्ट है और उसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके आ रहे हैं। संघवाद पूरा हल करवा देता हूँ, ठीक है। संघवाद को हल करेंगे और पूरा क्वेश्चन पेपर इसका देखेंगे। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखेंगे, क्या कह रहा है, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लेंगे और डायरेक्ट इसका क्या करेंगे, हम आंसर करेंगे, ठीक है, जल्दी से। तो आप भी जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी, तो यहाँ पर आपका 29 दिसंबर 1953 आपका आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का रक्षक कहा जाता है, तो यहाँ पर कहा जाता है, करेक्ट आंसर में आप लगाएंगे संविधान का रक्षक कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है समवर्ती सूची में। और शिक्षा किस सूची का विषय है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समवर्ती सूची। आंसर लगाते चलिएगा क्योंकि समय कम है और पूरा पेपर हमें हल भी करना है। ग्रामीण स्थानीय सरकार किस नाम से लोकप्रिय है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो सभी जानते हैं, पंचायती राज। पंचायती राज आपका आंसर हो जाएगा। संघ सूची का विषय नहीं है, तो संघ सूची का जो विषय नहीं है वो कानून व्यवस्था नहीं है। आगे देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों को घोषित किया है, तो राज्यों का संघ, इस खाली स्थान में क्या लिखेंगे आप, संघ, आपका इसमें आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में भाषाओं को अनुसूची में रखा गया है, तो यहाँ पर 8वीं आपका अनुसूची में रखा गया है। 73वां संविधान संशोधन आधारित है, तो ये आपका हो जाएगा पंचायती राज। पंचायती इसमें क्या हो जाएगा, राज, पंचायती राज आपका क्या होगा, इसमें आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम का मुखिया होता है, तो नगर निगम का जो मुखिया होता है वो होता है महापौर या इसे हम मेयर भी कहते हैं। अगला है, ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, तो इसमें आपका क्या होगा, सरपंच आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में सत्यापत्ति का चयन करना है। वर्तमान भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका आंसर आप सत्य लगाएंगे। समवर्ती सूची में 97 विषय है, तो ये आपका दूसरा असत्य हो जाएगा क्योंकि उसमें 52 विषय है ना कि 97। ग्राम पंचायत का मुखिया पंच होता है, तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा क्योंकि सरपंच होता है। संविधान का रक्षक कार्यपालिका है, तो संविधान का रक्षक कार्यपालिका है, तो ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। भारत देश 1950 में स्वतंत्र हुआ, तो ये बात भी आपकी क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। और पंचायतों का कामकाज ग्राम सभा का देखरेख में चलता है, तो ये आपकी बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। और संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर से सरकार अकेले बदल सकती है, असत्य।
नहीं बदल सकती। यहाँ पर जोड़ी मिलाएंगे। संघ सूची, संचार, राज्य सूची, कृषि, समवर्ती सूची, शिक्षा, नगर निगम, महापौर, ग्राम पंचायत, सरपंच। उसके बाद में एक शब्द उत्तर, ऐसा दायरा जिस पर किसी का संवैधानिक अधिकार हो ये कहा जाता है। बहुत कम बच्चे आए हैं अभी उठकर, उनको शेयर करना है आपको। क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार आपका क्या होगा, इसमें आंसर हो जाएगा क्षेत्राधिकार। और स्थानीय शासन वाली कौन कौन सी संस्थाएं शहरों में काम करती है, जैसे आपका नगर निगम हो जाएगा, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। ठीक है, तीनों का नाम याद रखिएगा। एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, तो वे शासन व्यवस्था जो जिसका एक ही स्तर होता है या उप इकाइयाँ केंद्र के अधीन होती है। सुनिएगा, सुनकर ही इसका आंसर लिखना है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती है, तो पार्टियां सत्ता के लिए क्या करती है, आपस में प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। संघवाद क्या है, सरकार का वे स्वरूप है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच होता है। वे स्थान जहां भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए हैं, तो वो हो जाएगा आपका पोखरण, पोखरण राजस्थान है ना, पोखरण आपको लिखना है, राजस्थान में है ये। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, ग्राम पंचायत। ये क्वेश्चन आ गया एक बार और, ग्राम पंचायत आपका आंसर हो जाएगा, ग्राम पंचायत। और विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में कौन निर्णायक की भूमि निभाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय आपका क्या हो जाएगा, न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आंसर होगा। उसके बाद में यहाँ पर ये क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा आपका। इनमें से 3-4 क्वेश्चन ही कर लीजिएगा, क्रम से 5 तक कर लीजिएगा, 2 नंबर का आसानी से आपका आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ रहा है। 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, संघवाद के प्रकार कर लो और ग्राम सभा के 3 कार्य लिख लो, इनमें से कर लेना है दोनों। और पंचायती राज में भारत के लोकतंत्र की किस तरह मजबूत किया है, व्याख्या कीजिए, और एक ये कर लीजिएगा। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन इसमें से कर लेना है आपको। उसके बाद में आ जाता है आपका विकास वाला पार्ट, आर्थिक विकास का परिणाम। तो यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन है हम देखेंगे, आर्थिक विकास का परिणाम, इसके सभी क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। तो जीवन स्तर में सुधार, आर्थिक कल्याण में वृद्धि, जीवन में प्रत्याशा में वृद्धि, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर आप उपर्युक्त सभी लगाएंगे, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। देश के प्रति व्यक्ति आय की गणना किस आधार पर की जाती है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उस देश की जनसंख्या से, उस देश की जनसंख्या से की जाती है। विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है, तो यहाँ पर बहुत अधिक आपका आंसर हो जाएगा, बहुत अधिक होता है। सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो प्रति व्यक्ति आय से, औसत साक्षरता स्तर से, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति से, उपरोक्त सभी से किया जाता है। आगे देखेंगे, सतत विकास किसके अधिक उपयोग पर केंद्रित है, तो सतत विकास यहाँ पर हो जाएगा आपका प्राकृतिक संसाधन पर। HDI का पूरा नाम क्या होगा, तो HDI का जो पूरा नाम होगा वो होगा मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक हो जाएगा। स्थिर आय नहीं होने से क्या होता है, तो यहाँ पर मौसमी बेरोजगारी होती है। भारत मानव विकास सूचकांक में किस श्रेणी में आता है, तो ये आता है भारत अपना मध्य श्रेणी में। GDP का पूरा नाम क्या है, तो ये हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद आपका हो जाएगा। खालिस्तान देखेंगे, आर्थिक विकास से जनता के स्तर में वृद्धि होती है, तो यहाँ पर इसमें जीवन इसमें लिख देंगे आप, जीवन स्तर में क्या हो जाती है, वृद्धि। गैर नवीकरणीय साधन कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। दूसरे वाले खालिस्तान में आप लिखेंगे समाप्त हो जाते हैं। भूमिगत जल साधन का उदाहरण है,
तो भूमिगत जल जो है नवीकरणीय, इसमें लिखेंगे आप नवीकरणीय, नवीकरणीय आपका आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक के अनुसार विकसित राष्ट्र वह है जिसकी प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष या उससे अधिक हो। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, इसमें आप करेक्ट आंसर अपना लगाएंगे कितनी होना चाहिए। ये डॉलर में आप बताएंगे, डॉलर में आप बताएंगे तो डॉलर का साइन लिखकर 12.736, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल, केरल इसमें आप आंसर लिखेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन है, मानव विकास की रिपोर्ट संस्था जारी करती है। तो मानव विकास की जो रिपोर्ट जारी करती है वो करती है UNDP, जिसका हिंदी अर्थ होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व बैंक के अनुसार वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय USA प्रति वर्ष या उससे कम है उन्हें निम्न आय वाले देश में रखा जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉलर में बताएंगे 1.045 प्रति वर्ष या उससे कम, प्रति वर्ष या उससे कम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल आपका आंसर इसमें होगा, केरल ही लगाएंगे। और औसत आय को B कहते हैं। तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय B कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सत्य असत्य में देखेंगे आप। सत्य असत्य में आपका जो क्वेश्चन रहेगा इसमें आप अपना आंसर लगाएंगे। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए अधिक दिनों का काम और बेहतर मजदूरी विकास का लक्ष्य है। तो इसमें आपका जो आंसर क्या होगा वो हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर आपका सत्य हो जाएगा, पहला सत्य। औद्योगिकरण तीव्र विकास का दुष्परिणाम है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और BMI की गणना के लिए व्यक्ति के वजन को उम्र के वर्ग से विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पर जो तीसरा हो जाएगा ये भी आपका सत्य ही हो जाएगा। चौथा है, लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं। तो इसमें सत्य सही बात है। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है, तो ये आपकी बात असत्य है। विकास में शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य भी शामिल है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से नेपाल की स्थिति अच्छी है, तो इसमें आपका आंसर असत्य हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक को HDI कहते हैं, तो इसका नाम आपका क्या हो जाएगा, सत्य। और केरल में शिशु मृत्यु दर अधिक है, तो ये बात असत्य है, कम है। यहाँ पर जोड़ी देखेंगे, जोड़ी को देखना है, जोड़ी मिलाना है, तो जोड़ी मिलाएंगे तो इसका सही आंसर मिलाएंगे आप अक्षय संसाधन। अक्षय संसाधन जो है वो आपका करेक्ट आंसर भूजल हो जाएगा। विश्व विकास रिपोर्ट, तो विश्व बैंक सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। कामकाजी परिवार की शहरी महिला, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा अपनी आय बढ़ाने के लिए नियमित नौकरी के और उच्च मजदूरी। और HDI भारत का स्थान 130वां। उसके बाद में यहाँ पर एक शब्द मुद्दा देखेंगे आप। स्क्रीन पर आपको कितने क्वेश्चन नज़र आ रहा है, 10। मानव विकास सूचकांक की गणना किसके आधार पर की जाती है, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र। तो इन 10 ही प्रश्नों के आंसर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, ये पहले वाला प्रश्न का आंसर है, ये दूसरे का है, और ये तीसरे का आंसर है, ये चौथे का आंसर, और ये रहा पाँचवें का, और ये रहा छठे का, सातवें का आंसर भी ये रहा, ये 8वें प्रश्न का आंसर रहा आपका, ये 9वें का, और ये लास्ट वाला 10वां। ठीक है, कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ पर ये 2 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पर
स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। और आ जाता है आपका लास्ट वाला अध्याय, है ना, लास्ट वाला अध्याय आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आपकी जो प्रश्न बैंक है समाप्त हो जाती है। लास्ट वाला अध्याय है, इसमें देख लीजिए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम रिलायंस कंपनी में लागू नहीं होगा, इसमें बताना है आपको। तो निम्नलिखित में से रिलायंस कंपनी में कौन सा नियम लागू नहीं होगा, ये बताना है। तो जल्दी से इनके आंसर कर लेते हैं और यहाँ पर फिनिश करते हैं इसको। और मैं आप लोगों को इनके सभी 2 नंबर के और 3 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन भी देने वाला हूँ, है ना। वीडियो नहीं आएगा, डायरेक्ट PDF आएगा और इमेज आएगी जो टेलीग्राम पर आपको मिलेगी, है ना। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना सभी और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है, इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना। सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा केंद्रीय सरकार। सबसे अधिक वृद्धि किस क्षेत्र में होती है, तो यहाँ पर तृतीयक क्षेत्र। जब हम गन्ने का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं तो हम बनाते हैं चीनी या गुड़। चीनी या गुड़ आपका आंसर हो जाएगा। तीनों क्षेत्रों के उत्पादों का योगफल कहलाता है, तो इसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाते हैं यहाँ पर अब देखेंगे खालिस्तान। इस पार्ट के खालिस्तान देखेंगे आप। बहुत कम विद्यार्थी जुड़े हैं क्लास में, सभी को क्लास मिली नहीं है, नोटिफिकेशन गया नहीं है, एक बार आप शेयर जरूर कर दें। वेतन छुट्टी का प्रावधान संगठित क्षेत्र में होता है, संगठित। मधुमक्खी पालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। खालिस्तान की राष्ट्रीय आय में भूमिका, तो यहाँ पर शिक्षा आएगा इसमें। और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का ध्येय नहीं होता, तो यहाँ पर लाभ कमाना आपका आंसर होगा। लाभ कमाना इसमें आपका आंसर रहेगा। और यहाँ पर खालिस्तान संगठित आ जाएगा इसमें वापस। संगठित क्षेत्र में रोजगार सुरक्षित एवं वेतन नियमित होता है। यहाँ पर सत्य असत्य देखेंगे आप। सत्य असत्य में आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कपास के पौधे की वृद्धि के लिए हम मुख्य रूप से वर्षा, धूप और जलवायु जैसे प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो ये वाली बात जो है आपकी सत्य है। मनरेगा 2005 के तहत सरकार द्वारा एक वर्ष में 150 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है, जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की ज़रूरत है। तो ये वाली बात जो है आपकी वो बिल्कुल असत्य है, क्योंकि हमें 150 नहीं दिया जाता है, 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। तृतीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो इसका आंसर सत्य हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र का योग सकल घरेलू उत्पाद देता है, तो ये बात आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में संगठित क्षेत्र में नौकरियां कम वेतन वाली होती है और अक्सर नियमित नहीं होती, तो ये बात बिल्कुल असत्य है। जोड़ी आप मिलाएंगे यहाँ पर। संगठित क्षेत्र, जो संगठित क्षेत्र होता है वो हो जाएगा कार्य के स्थान जहाँ रोजगार की शर्तें नियमित हो। और असंगठित क्षेत्र, तो कार्यस्थल जहाँ रोजगार की अवधि अनियमित हो। सार्वजनिक क्षेत्र, सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र। निजी क्षेत्र, इसको आप मिलाएंगे व्यक्तियों के स्वामित्व वाले क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। अर्थव्यवस्था को कितने, एक शब्द में उत्तर देखेंगे, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया, तो इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। किस क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र आपका इसमें आंसर होगा। विकास की प्रारंभिक अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका प्राथमिक। प्राथमिक क्षेत्र इसमें आपका आंसर होगा तीसरे में। चौथा, सबसे अधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुई, तो यहाँ पर चौथे में आप सेवा क्षेत्र लिखेंगे, सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किस क्षेत्र के श्रमिकों में सबसे ज़्यादा अल्प बेरोजगारी है, तो यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा अल्प बेरोजगारी कृषि
क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, ठीक है, याद रखिएगा। सेवा क्षेत्र उत्पादन में कितने गुना वृद्धि हुई? तो सेवा क्षेत्र में कितने गुना वृद्धि हुई, इस प्रश्न का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में सभी बताएंगे। यह आपका होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है, देखता हूँ कितने इसका जवाब देते हैं। सेवा क्षेत्र उत्पादन में कितने गुना वृद्धि हुई? तो इसका आंसर आप लिखेंगे सेवा क्षेत्र में, इसी प्रश्न का जवाब आपको देना है, ठीक है। यही क्वेश्चन था वो जो आप बताएंगे। और किस बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं? तो अल्प बेरोजगारी को, अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। भारत में लाखों शिक्षित व्यक्ति के पास रोजगार के अवसर नहीं है, ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं, शिक्षित बेरोजगारी आपका आंसर होगा। और भारत में लाखों शिक्षित, ये हो गया। मनरेगा में कितने दिन का रोजगार की गारंटी है? 100 दिन। 100 दिन आपका इसमें आंसर होगा। उसके बाद में भारत के लगभग कितने जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया गया है? तो यहाँ पर काम का अधिकार मनरेगा के तहत भारत के लगभग 600 से अधिक जिलों में ये कानून बनाया गया है। अब मैं आप लोगों को 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के सभी पूरी प्रश्न बैंक के आंसर एक के बाद एक सेंड करने वाला हूँ। सारे आंसर मैं आपको सेंड करने वाला हूँ 2 नंबर के, 3 नंबर के। जो मुझे लग रहा है कि ये आएगा 2 नंबर में, ये 3 नंबर में आएगा और ये 4 नंबर में आएगा, पूरी प्रश्न बैंक के भेजने वाला हूँ। आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, दोनों को ज्वाइन कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी है। अगर ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आप हमें सर्च कर सकते हैं फ्री संस्कृत नाम से, या टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन करेंगे तो हमारा जो यूट्यूब लोगो है वही लोगो वाला टेलीग्राम मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ पर जाइए और जाते जाते एक बार अपने दोस्त को इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करके जाएंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करें, व्हाट्सएप स्टेटस पर अपने इस वीडियो के लिंक को ज़रूर लगाएं। साथ में आप चाहते हैं कि अब अगला पेपर का जो वीडियो आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। सभी आंसर मैं करवा दूंगा, बिल्कुल कमेंट करके पूछ लेना आप, बिल्कुल सारे के सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग।